हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप स्वस्थ भी होंगे। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नए नए मुकामों को हासिल करें या नए नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकें। यही हमारा और हमारे एक्सपी क्लास चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर फ्री में बिल्कुल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, समझे? जिससे कि आप क्या कर सको, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको और थोड़ा बहुत हमारा, जो कि हम हर लेक्चर में कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्वार्थ भी हमारा है। अब स्वार्थ कैसा कि आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, आप बताओगे कि हमने एक्सपी क्लासेस चैनल से पढ़ा था इसलिए हमारा नंबर अच्छा है, तो वही तो हमारा स्वार्थ है। अब स्वार्थ का मतलब हमेशा धन से नहीं जोड़ा जाता, समझे? हाँ, होता है थोड़ा बहुत, धन का भी स्वार्थ होता है हर व्यक्ति का, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके जो स्वार्थ होते हैं वो एक ही दिशा में हो। हमें बस इतना स्वार्थ है कि आप नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके, नया 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 या अच्छा मुकाम का कर सके, हासिल कर सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9 चल रहा हमारा, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसका ये लेक्चर नंबर कौन सा है? चौथा लेक्चर नंबर है। ठीक है, अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर के बारे में। अभी हम बिल्कुल एकदम अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, एकदम अंतिम पड़ाव की तरफ। आगे चल के चैप्टर क्या खत्म हो जाएगा, शायद अगले लेक्चर में ही चैप्टर ये क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर भी आप पढ़ चुके हो, क्लोनिंग भी पढ़ चुके हो। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है? वही चीज है भाई, कुछ अलग नहीं है। क्लोनिंग का मतलब होता है अपनी जैसी फोटोकॉपी बनाने वाला। वेक्टर है, संवाहक का काम होता है सूचनाओं को ले जाना। जो हमने प्लाज्मिड यूज किया था, प्लाज्मिड क्या था? हमारा संवाहक या वेक्टर की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर कुछ और प्लाज्मिड या कुछ और तकनीकों के बारे में पढ़ लेंगे, जो क्या करेंगे, अपने वांछित जीन को या हमारे वांछित जीन को क्या होंगे, आगे दूसरी जनरेशन या दूसरी प्रजाति के अंदर ले जाएंगे ताकि वहां पर उनकी मात्रा क्या हो सके, बढ़ सके। तो हमें क्या पढ़ना आज? क्लोनिंग संवाहक के बारे में पढ़ना है। अब क्लोनिंग संवाहक में क्या होते हैं? कुछ फीचर होने चाहिए। फीचर मान लीजिए, कुछ गुण मान लीजिए। अगर क्लोनिंग संवाहक ऐसे ही नहीं किसी को उठा के हम बना लेते हैं। क्लोनिंग संवाहक बनाने के लिए कुछ उसमें क्या होनी चाहिए? फीचर या क्वालिटी तो होनी चाहिए। जैसे हम नेताजी के चुनाव होते हैं तो उसमें उम्मीदवार जो होता है या जो चुनाव लड़ता है, जो मेन कैंडिडेट होता है, उसमें उसकी कुछ योग्यताएं मानी जाती है कि वो इतने तक पढ़ा होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होनी चाहिए, वो पागल नहीं, ऐसे कुछ शर्तें होती हैं। इसी प्रकार से हम क्लोनिंग वेक्टर को जब संवाहक को चुनते हैं तो उसमें भी तो कुछ क्या होनी चाहिए, खास बातें या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो हम उसे चुने। नहीं तो भाई उसी को चुन रहे, किसी और को ले लेना। तो देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा क्लोनिंग संवाहक है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, और ORI होना चाहिए। ORI आप जानते हो? ORI जहां पर क्या होता है, हमारा वांछित जीन वहा करके जुड़ता है। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए? ORI बता दिया, उसमें खुद को रेप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा उसका साइज ना तो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि उसको अंदर घुसने में दिक्कत हो। ठीक है, अब उसमें वर्ण योग्य चिन्हक होनी चाहिए, मतलब सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। मतलब वो ये बता सके, जो हमने क्लोनिंग संभाग लिया वो ये बता सके कि हमारे साथ वांछित जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। उसमें ये बताने की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो यही सब कुछ फीचर्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। किसमें? इस लेक्चर में। ठीक है, इसमें कुछ मेथड और होंगे जो आपको थोड़ा कंसेप्ट आपके क्लियर करें, वो भी आपको बताएंगे, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी चलेंगे। तो हर चीज आप इसमें कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का नाम लिख देते हैं। वैसे तो सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट घूमते फिरते आते हैं, उन्होंने सोचा चलो घूम लेते हैं, तो यहाँ आ गए और उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पर तो चैप्टर का नाम ही नहीं लिखा, तो ये पढ़ाएंगे क्या, इन्हें चैप्टर का नाम ही नहीं पता। तो देखो, आपको बता दें, आपकी क्लास में दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो कॉपी पर चैप्टर का नाम बहुत सजा धजा के लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें चैप्टर के अंदर आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो चैप्टर को जो नाम होता है या उसका क्रमांक होता है वो ऐसे सजाएंगे, एकदम लगेगा कितना बढ़िया नोट्स बना रहा, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है। तो देखो भाई, चैप्टर के नाम में कुछ नहीं रखा, चैप्टर के अंदर क्या है वो आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, सिद्धांत एवं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? चैप्टर नंबर 9 है।
लेक्चर नंबर कौन सा हमारा? चौथा है, और इसमें हमने पढ़ना क्या है? क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब चैप्टर तो अंग्रेजी में समझते हो गया, अध्याय बोलते हैं भाई, ठीक है। कुछ बच्चे उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि हिंदी मीडियम का बैच अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हो? चैप्टर तो अंग्रेजी इतना कठिन नहीं होता ना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हो गया, और ये भी बता दिया क्या पढ़ना। तो भाई इसमें चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो देखते चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कौन सी क्वालिटी पढ़नी है? देखो, क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक अभी तक आप प्लाज्मेट के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मेट के बारे में, उसके अलावा आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा, इसी का ज्यादा उपयोग भी होता है। देखो अभी शुरुआत में ही बता दें, अंत तक जाते जाते शायद ध्यान भूल जाए। देखो अभी तक आपको जो भी हमने प्लाज्मेट के बारे में पढ़ाया है, जो भी जिक्र किया पीछे, वो सब किस में यूज होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका में, ठीक है। लेकिन प्लांट और ह्यूमन में या मनुष्य में हम किसका यूज करेंगे? कौन से संवाहक का यूज करते हैं? तो देखो प्लांट में करते हैं टीआई बैक्टीरियम का यूज, और मनुष्य में करते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस सुना है ना आपने, जो एड्स वगैरह के अंदर भी होता है, और कोरोना में भी था हमारे, ठीक है। तो रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जिसमें आरएनए हो, अपना आरएनए क्या करता हो? डीएनए बनाने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जिसमें, ठीक, उसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होगा, फिर वो डीएनए बना के, वो प्रोसेस आपको कहाँ पर पढ़ाई हमने? कहीं तो पढ़ाई है आपको, पिछले किसी चैप्टर में पढ़ाई है, ठीक है। तो जिन्होंने क्रम से देखे होंगे ना, पता होगा। तो क्लोनिंग संभाग के बारे में देखना है। प्लाज्मेट व जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी समझते हो? बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को रोग करते हैं। जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। देखो चाहे प्लाज्मेट हो हमारा, देखो प्लाज्मेट हो चाहे बैक्टीरियोफेज हो, इनमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है खुद से डिवाइड होने की। इनका जो कोशिका के अंदर जीनोमिक डीएनए, उससे कोई लेना देना नहीं है, खुद से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, खुद से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बोला गया यहाँ पर, यहाँ लिखा है ना, बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण। जो उनका जीनोमिक डीएनए है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये खुद से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। देखो जो जीवाणु भोजी होते हैं, वो प्रत्येक संख्या में क्या होते हैं? काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए जीवाणु कोशिका में क्या होती है? इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। जो बैक्टीरियोफेज होता है, वो क्या करता है? अपनी संख्या बहुत ज्यादा बनाता है, किसके अंदर? चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे ऑलरेडी अपना किसके वायरस के अंदर हो, वो अपनी कॉपी पहले से ही तैयार करके रखता है। कॉपी मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन से ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये आपको बार बार हमने बताया है। कुछ प्लाज्मेट की प्रति कोशिका में केवल, देखो कुछ प्लाज्मेट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही उसकी फोटोकॉपी हो, 2 फोटोकॉपी हो प्लाज्मेट की। कई ऐसे होते हैं जिसमें 15 से 100 के बीच में भी होती है, समझे? तो वो डिपेंड करता है कोशिका पर कोशिका। अब कैसी कोशिका है उसी के अनुसार क्या होता है, इसमें प्लाज्मेट होते हैं। किसी में 1-2 फोटोकॉपी होती है प्लाज्मेट की। प्लाज्मेट तो समझते हैं ना आप, प्लाज्मेट बता चुके। प्लाज्मेट क्या होता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र मतलब जिसका कोई खास काम है नहीं है, लेकिन वो कोशिका के अंदर है। और ये कौन सी कोशिका के अंदर होता है? बैक्टीरिया कोशिका या जीवाणु कोशिका के अंतर्गत ये होता है। और ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये कैसा होता है? ये गोल राउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सर्कुलर बोल दीजिए, राउंड ना बोल दीजिए, सर्कुलर बोल दीजिए। राउंड में हमारी शायद बॉल आती है, ठीक है, रिंग की तरह होती है ये। तो कुछ प्लाज्मेट की क्या होती है? प्रति कोशिका में केवल 1 या 2, जबकि दूसरों की 15 से 100, मतलब अन्य कोशिका में 15 से 100 कॉपी भी इनकी हो सकती है। अब यहां पर ये बाद में आते हैं, ये ठीक है। हमारा ये आर्टिफिशियल प्लाज्मेट है, जिसको बॉलिवर और रॉड्रिगीज ने बनाया था, और उसी के आधार पर इन्हें अपना नाम दे दिया था पीबीआर, ठीक है। प्लाज्मेट, पी से प्लाज्मेट, बीआर बॉलिवर रॉड्रिगीज, और ये 322 ये लैब नंबर हो सकता है, ठीक है। हो सकता क्या होता है? देखो अब यहां से क्या देखना है हमें कि जो हमारे प्लाज्मेट है, प्लाज्मेट में क्या होती है? कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है, या क्वालिटी बोल दीजिए। तो संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। देखो क्लोनिंग तो समझते हैं आप, और संवाहक भी समझते हैं। अब क्लोनिंग संवाहक के बारे में पढ़ना हमें, ठीक है। जो प्लाज्मेट है हमारा, ठीक है, उसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में पढ़ना कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया भाई ORI। क्या आ गया? ORI। ORI के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं। बहुत पहले से मतलब कैसा? तीसरे नहीं सॉरी 5वें चैप्टर से आपने पढ़ा होगा। किसमें? जो हमारा आणविक सिद्धांत वाला चैप्टर है, किसका? आनुवांशिकी का इकाई, आनुवांशिकी इकाई का दूसरा अध्याय जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा। वहां पर आपको ORI बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, जब डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया गया था, ठीक है।
तो ORI वह स्थान होता है जहां से DNA की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन क्या होती है, शुरू होती है, वही ORI कहलाता है। अब सोचिए आप कि जैसे हमारा प्लाज्मेट है, प्लाज्मेट के पास अगर ORI नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ORI, अगर उसके पास ORI नहीं होगा तो वो अपनी फोटोकॉपी नहीं बना पाएगा। तो फोटोकॉपी नहीं बना पाएगा तो उसका हमें क्या करना है, उसका कुछ अचार डालना है हमें? नहीं, प्लाज्मेट तो हमें ऐसा चाहिए ना जो क्या कर सके, अपनी संख्या बढ़ा सके। देखो पहले इनको एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। जैसे ये कोशिका है, यहां पर एक कोशिका और थी बैक्टीरिया की, इसके अंदर क्या था, हमारा प्लाज्मेट था। क्या था? प्लाज्मेट था। प्लाज्मेट को हमने बाहर निकाला। थोड़ा सा रिवाइज करा दें, वो जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे साफ कर चुके होंगे अपना। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाला प्लाज्मेट को, और यहां पर हमने क्या लिया, अपना वांछित डीएनए लिया। क्या लिया? वांछित डीएनए, जिसकी हमें फोटोकॉपी चाहिए। इसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए होती हमें, इसका तो हम केवल यूज करते हैं। जैसे गाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी वगैरह, तो रेलगाड़ी का उपयोग तो हम केवल इसलिए करते हैं कि वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दे। ठीक है, लेकिन इस रेलगाड़ी में कुछ और विशेषताएं भी होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, एक व्यक्ति के 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति बना देती है, लेकिन तुम्हारे तो नहीं बनते ना, एक बार सफर करते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करते थे, यहां से कट करते थे। ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी इसी चैप्टर में, अब ये नहीं है कि किसी और चैप्टर में। इसको यहाँ कट किया और इसको यहाँ पर जोड़ दिया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद अब ये क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, पुनर्योगज डीएनए। और यही पूरा क्या, हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है। अब इसको लाते हैं इस कोशिका के अंदर, ये लाए इसके अंदर, अब इसके अंदर छोड़ दिए। अब हमें इसकी संख्या बढ़ानी है, तो इसकी संख्या कब बढ़ेंगी, जब ये डिवाइड होगा। ये जो हमारा प्लाज्मेट है, जब ये क्या होगा, जब ये प्लाज्मेट क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा। ये हमारा प्लाज्मेट क्या होगा, जब डिवाइड होगा, ये प्लाज्मेट क्या होगा, डिवाइड। देखो प्लाज्मेट खुद से डिवाइड हुआ, प्लाज्मेट डिवाइड हुआ तो साथ ही साथ क्या होगा, ये हमारा डीएनए भी डिवाइड हो गया। और हमें इसी की संख्या ज्यादा चाहिए थी, समझे। जैसे मान लीजिए हमने इंसुलिन का एक जीन ये निकाल लिया, अब ये खुद से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इसको और ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए हम किसी वाहक की सहायता लेते हैं। और वो वाहक क्या होता है, हमारा संवाहक या वाहक एक ही चीज है, उसमें ना पीछे पड़ जाना, आपके कुछ अलग बोल रहे हैं। तो वाहक क्या होता है, हमारा प्लाज्मेट होता है। तो प्लाज्मेट की कुछ खास विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, तो जहां पर हमने ये कट किया था ना, क्या किया था, सॉरी, कट किया था, वो तो हमारा होता है क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। इसको खुद से डिवाइड होने के लिए मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मेट है। क्या है, हमारा प्लाज्मेट है। इसमें यहां कहीं पर या किसी भी स्थान पर ORI होगा, जैसे डीएनए होता था ना। अरे भाई कुछ याद है आप लोगों को, डीएनए होता था तो यहां कहीं से बीच से क्या होता था, ये डीएनए खुलता था। ये डीएनए क्या होता था, यहां से बीच से ऐसे खुलता था ऐसे। अब शायद कुछ आपको याद आया। तो इस वाले स्थान को क्या बोला था हमने, ORI बोला था। और यहीं से हमारा क्या होता था, डीएनए हो चाहे RNA हो, इस तरीके से बनना शुरू हो जाते थे। बाद में ये आपस में जुड़ जाते थे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे क्या होते थे, पूरक होते थे, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता था। तो इसी प्रकार से हमारा प्लाज्मेट के पास भी क्या होता है, ORI होता है। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन का प्रारंभिक स्थल, जो क्या करते हैं, प्रतिकृति शुरुआत करे। ठीक है, और ORI में ही क्या होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि कितनी हमें फोटोकॉपी बनानी है। ये भी उसी में क्या होती है, खास विशेषता होती है। जो हमारा ORI होता है, उसी के पास ये कंट्रोल होता है कि हमें कितनी फोटोकॉपी बनानी है और कितनी नहीं बनानी है। तो ORI ही क्या करता है, कंट्रोल करता है फोटोकॉपी को। फोटोकॉपी का मतलब बेटा हमारे यहाँ से प्रतिकृति से है। अब वो ना समझ लेना आपकी कंप्यूटर वाली फोटोकॉपी, तो कह दो कि सर एक PDF हमारी भी ले लीजिए, आप उसकी फोटोकॉपी करा दीजिए। नहीं, तो फोटोकॉपी की दुकान नहीं है मेरी। तो प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, देखो अब इसके बारे में पढ़ लें हम। जो हमारा ORI है, आपको समझा चुके ORI क्या होती है। ORI प्लाज्मेट या संवाहक का वह स्थान होता है जो क्या कर सके, फोटोकॉपी करा सके। तो जो हमारा संवाहक है उसमें ORI का होना बहुत जरूरी है। अगर ORI नहीं होगी तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। जब अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा तो हमें क्या करना, उसका एक तो हमारे पास ऑलरेडी था, एक से अधिक बनाना, तभी तो हमने उसकी सहायता ली। और एक से अधिक कब बनेंगे, जब वो क्या कर सके, फोटोकॉपी कर सके, तभी वो अपनी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, ORI यह है वह सीक्वेंस या अनुक्रम है जहां से रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। समझे, अगर हमारे प्लाज्मेट के पास ORI है और उसके साथ हमने वांछित डीएनए जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसे किसी कोशिका में पहुंचा दिया, तो कोशिका में पहुंचने के बाद वो क्या कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है। क्यों,
क्योंकि उसके पास क्या ORI है, और ORI में ही ये कैपेसिटी होती है कि कितनी फोटोकॉपी करनी है, मतलब उसमें कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। देखो, नियंत्रण, उनकी प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए या वांछित डीएनए की काफी अधिक संख्या प्राप्त करना चाहता है, तो हम ऐसे प्लाज्मिड को लेंगे जिसका ORI ज्यादा फोटोकॉपी बनाने की क्षमता रखता है। जैसे मान लीजिए हमें इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए और एक कोई प्लाज्मिड है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फोटोकॉपी बना सकता है, तो हम उसकी सहायता तो नहीं लेंगे ना। तो हम सहायता किसकी लेंगे? हम सहायता लेंगे ऐसे प्लाज्मिड की जो क्या कर सके, बहुत ज्यादा मात्रा में फोटोकॉपी कर सके। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आप पैसेंजर से जाएंगे? नहीं जाएंगे। पैसेंजर क्या होती है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, पास तक जाती है। तो हम ऐसे कुछ वाहन या साधन का इंतजाम करेंगे जो सीधा हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे, समझे, या बहुत ज्यादा मात्रा में चले वो, या बहुत ज्यादा दूरी तय करे। इसी प्रकार से इनकी संख्या से ले लीजिए, तो हम ऐसा संभाग लेंगे जो क्या कर सके, जिसमें ऐसा ORI हो जो ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बना सके। तो इसे ऐसे संभाग में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता हो। क्लोन करना मतलब एक हिसाब से जोड़ करके फोटोकॉपी बनवाना। तो आगे समझ में, तो हमने जो भी ये प्लाज्मिड लिया था, प्लाज्मिड हम ऐसा लेंगे जो बहुत ज्यादा फोटोकॉपी करता हूँ। ORI समझ में आ गया। ORI ये नहीं है भाग जहां पर हमने ये कट करके आपको पीला पीला भाग ये जोड़ा है, या ये वांछित डीएनए हमने यहाँ पर जोड़ा है, वो ORI नहीं है, वो कुछ और है। उसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट, संवाहक स्थल। अभी बताएंगे उसके बारे में, अभी इसके जस्ट बाद ही आएगा वो। ORI अभी दिखा दें आपको क्या, ये रहा हमारा, ये पूरा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ये रहा हमारा ORI, ठीक है। तो ORI यहाँ पर है, कहीं पर एक किनारे पर ORI होगा जहां से क्या होती है, प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमारा क्या होता है, संवाहक होता है, संवाहक में क्या होने चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक, वर्ण योग्य चिन्हक या सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? ऐसे चिन्हक होते हैं। मार्कर का तो मतलब समझते हो ना, किसी चीज को मार्क कर देना, जिससे हमें पहचान मार्क करने मतलब ताकि हम पहचान कर सकें। तो जो वर्ण योग्य चिन्हक, इनका मतलब क्या होता? तो प्लाज्मिड में कुछ ऐसे स्थान होते हैं या कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके साथ हमारा वांछित डीएनए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। देखो, पहली बात तो जो वांछित डीएनए हम जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये प्लाज्मिड लिया भाई, ये प्लाज्मिड लिया, ठीक है, ये प्लाज्मिड लिया और क्या किया, ये हमारा वांछित डीएनए का जीन था, ठीक है, तो उसको उठा के सीधा ऐसे जोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं जुड़ता भाई, इनको क्या करते हैं, एक ट्यूब में रखते हैं और उसी में हम क्या डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, उसी में हमारा इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो जब वो जुड़ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जुड़ गया? तो उसको बताने के लिए क्या होती है, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं या कुछ मार्क होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर। अब कैसे पता चलता है? तो ये थोड़ा बहुत प्रोसेस है जो आपको समझानी है। देखो, जो हमारा प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या था, हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। इसको एक सिंगल गोला ही बना ले, क्या बार बार दो दो गोले में थोड़ा दिक्कत होती है। आपको ये तो समझ में आ गया कि डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन दोनों बनाने पड़ेंगे, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे सिंगल ही बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में क्या होते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोध होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमारे किसमें, प्लाज्मिड में क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोध। ये क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, के हिसाब से ये करते हैं एक एंटीबायोटिक। जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या है, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लगे हैं। मान लीजिए ये हमारा एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन है, और इनके नाम भी तो लिख दें हम। टीटी का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एमपी लिखा तो इसका मतलब होता एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मान लीजिए हमने प्लाज्मिड तैयार किया, क्या किया, प्लाज्मिड तैयार किया, और इसको क्या किया, देखो इस पूरी प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना आप। अगर ध्यान से समझोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको साफ हो जाएगा। क्या किया, ये मान लीजिए हमारी कोई बैक्टीरिया कोशिका, इसको हमने किसी और से निकाला, इसको किसी और से, जैसे वो था हमारा साल्मोनेला टाइफिमेरियम, उससे निकाला था और किसमें, ई कोलाई में प्रवेश कराया था। तो ये मान लीजिए कोई हमारी जीवाणु कोशिका है, क्या है ये, जीवाणु कोशिका है,
अब जीवाणु कोश का है तो क्या करते हैं, इसको उठा करके इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। किसके अंदर प्रवेश करा दिया, एक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब आपको पता है इसमें क्या, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर क्या हमने डाला, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको बचा ले। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। एंटीबायोटिक तो जानते हो ना आप, हमारा जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलियम, और जैसे एंटीबायोटिक लगा देते, कहते हैं एंटीबायोटिक लगा दो या एंटीबायोटिक टैबलेट दे दो। ठीक है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब मान लीजिए हमने ये वाला प्लाज्मिड इस जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया, तो अब ये जो हमारी कोशिका है, ये जो बैक्टीरिया की कोशिका है, इसके पास दो प्रकार की क्षमताएं आ गई। वो टेट्रासाइक्लिन से भी बच सकती है और एम्पिसिलिन से भी बच सकती है। तो जब हम इस बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका के ऊपर क्या डाल दें, एंटीबायोटिक डाल दें। कौन कौन से एंटीबायोटिक डाल दें, चाहे हम टेट्रासाइक्लिन डाल लें या एम्पिसिलिन डाल लें। अगर हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो ये टेट्रासाइक्लिन से भी बच जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंसी है। रेजिस्टेंसी मतलब उससे बचने के लिए क्या है, इसके पास क्षमता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पास एम्पिसिलिन के लिए भी क्या है, बचने की क्षमता है। तो ये होते हैं हमारे क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या प्रतिजैविक। मान लीजिए ऊपर से हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें एम्पिसिलिन डाला। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है इसलिए हम हिंदी में लिख दें, एमपी क्या डाला हमने, एम्पिसिलिन डाला। स्पेलिंग गलत है, हिंदी में ही लिख दें। हम इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी स्पेलिंग गलत होने वाली है, तो उसके पहले ही हम क्या करते हैं, उसको साफ कर देते ताकि और कोई ना पढ़ पाए। ठीक है, एम्पिसिलिन हमने इसमें एंटीबायोटिक डाला या प्रतिजैविक डाला, तो आप बताइए क्या इससे ये बच जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। हमने इस पे क्या डाला, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला, तो क्या इससे बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन का जो एंटीबायोटिक है उसको खत्म करने के लिए पहले से ही कुछ उसमें जीन हमने लगा दिया है, ताकि इसका प्रभाव इसके ऊपर हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो हमारी कोशिका है ये जीवित रहेगी। तो ये क्या होते हैं, बरण योग चिन्हक होते हैं। अब इनका उपयोग करते कैसे हैं, तो इसमें पूरी प्रोसेस समझानी है हमें। जो प्लेटिंग मेथड मान लीजिए, या बीटा गैलेक्टोसाइडेज या अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, इसका भी उपयोग करते हैं हम इनको पहचानने के लिए, इनको प्रोसेस समझाने के लिए। एनसीईआरटी में दोनों दी गई हैं। तुम करते हैं प्लेटिंग मेथड का उपयोग करे ले रहे हैं, या बीटा गैलेक्टोसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये क्या था हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन। तो क्या करते हैं, एक ही चीज आपको समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये काम कैसे करता है। यहाँ पर क्या लिया हमने, हमने क्या लिया, हमारा प्लाज्मिड लिया। क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। ये हमारा प्लाज्मिड है, क्या है हमारा, प्लाज्मिड है। और क्या लिया हमने साथ में, यहाँ पर हमने अपना वांछित जीन ले लिया। क्या ले लिया भाई, वांछित जीन ले लिया। क्या ले लिया हमने, वांछित जीन ले लिया। ठीक है, वांछित जीन ले लिया। और क्या ले लिया हमने, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में क्या करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दो रेजिस्टेंस लगा दे। इतना पता है, ये जो रेजिस्टेंस होती है क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या करते हैं, कोशिका को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, अब इनको एक ट्यूब में डालेंगे। किसमें डालते हैं भाई, एक ट्यूब में ये डालते हैं। ठीक है, इसको भी इसमें डालेंगे और इसको। तो यहाँ पर क्या होंगे, अब इनकी सीधे क्या करते हैं, कॉपी करे ले रहे। क्या क्या डाला हमने, थोड़ा सा पहले इसको साइज छोटा करें, इसको यहाँ भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, और क्या कर दिया हमने, ये वांछित जीन भी डाल दिया। और साथ ही साथ क्या डाल देंगे, एक चीज और डाल देंगे। एक चीज और कौन सी है हमारे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझते हो क्या होता है, जो क्या करता है, प्लाज्मिड हो डीएनए को करता है, कट करता है। ठीक, तो हमने मान लो यहाँ पर क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक खास बात और होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जैसे कोई प्लाज्मिड है तो उसको एक ही जगह पर कट करता है। हम इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं जो एक प्लाज्मिड को केवल एक जगह से कट कर सके। ठीक है, अगर वो 2-3 जगह से काट देगा तो ये पूरा प्लाज्मिड क्या होगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने यहां से कहीं से, जैसे ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। अब मान लो हमने यहां से काट दिया तो ठीक है, अब ये बना हुआ है, इसमें आकर के जुड़ जाए। लेकिन हमने यहां से भी काट दिया तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा लेते हैं जो केवल एक जगह से कट पाए। प्लाज्मिड के पास तो काफी जगह होती है कटवाने के लिए, कि यहां से भी काट सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां से भी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन हम एंजाइम केवल वही डालते हैं जो केवल एक जगह से काट पाए। इतना क्लियर है। इतनी सब चीजें हमने डाल दी। डालने के बाद क्या होगा आपको पता है, इसमें वांछित जीन डाला हमने
और क्या डाला हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब डालने को तो इसमें लाइगेज एंजाइम भी हमें डालना चाहिए था, क्योंकि जब ये कटेगा और जुड़ेगा तो जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम भी डालना होगा, ठीक है। तो वो बाकी अपनी प्रोसेस एटीसी में आप ऐड कर दीजिए। हमने प्लाज्मिड डाला, वांछित जीन डाला और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। तो इसमें क्या होगा, आपको पता क्या होगा, ये वांछित जीन इसको प्लाज्मिड को कट करके जुड़ेगा, और वांछित जीन वहां पर जुड़ता है जहां पर उनके लिए क्या हो, चिन्हक हो, ठीक है, क्या हो, चिन्हक या सेलेक्टेबल मार्कर। तो हमेशा जो हमारे वांछित जीन होते हैं, वांछित जीन होंगे वो यहां पर आकर के जुड़ेंगे। जैसे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, यहां पर आकर जुड़ेंगे, या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, यहां पर आकर के जुड़ेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमने काटा कहां पर है। तो मान लीजिए हमने ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को काटने वाला ले लिया, ठीक है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का ऐसा आर ही लिया जो किसको काटेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले भाग को ये करेगा, काट देगा। इस भाग को क्या करेगा, ये काटेगा। इस भाग को काटेगा तो यहीं पर आकर के क्या होगा, हमारा वांछित जीन आकर के जुड़ जाएगा। क्या होगा, यहीं पर आकर हमारा वांछित जीन जुड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर हम एक ऐसा प्लाज्मिड बना ले रहे हैं जिसमें हमारा वांछित जीन कैसा हो, जुड़ा हुआ हो। अब वांछित जीन जुड़ गया भाई, तो क्या क्या कम हो गया होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। उसकी जगह पर क्या आकर के जुड़ गया, हमारा वांछित डीएनए या वांछित जीन आकर के जुड़ गया। तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, इसका प्रभाव क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब हमने क्या कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास तैयार हो गया। ये क्या है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, हम किसके अंदर प्रवेश कराना है हमें, बैक्टीरिया सेल के अंदर, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है वो हवा में तो अपनी फोटोकॉपी नहीं बनाएगा। किसके अंदर फोटोकॉपी बनाएगा, वो बैक्टीरिया या जीवाणु कोश के अंदर फोटोकॉपी बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम डालते हैं जीवाणु कोशिकाएं, कुछ क्या डालते हैं हम, कुछ जीवाणु कोशिकाएं डालते हैं। क्या डाली हमने, यहाँ पर जीवाणु कोशिकाएं डाली। अभी आपको केवल क्या समझाना चाह रहे हैं हम, सेलेक्टेबल मार्कर के लिए इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी क्या है, सब जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये क्या है, हमारी जीवाणु कोशिकाएं। इनको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो डालने के बाद हमें क्या होंगे, ठीक है, एक हमने और बना लिया। यहाँ पर एक चीज और आपको समझानी थी। अब जैसे मान लीजिए ये जो हमारा वांछित जीन है, अब वो हर प्लाज्मिड के साथ तो जुड़ नहीं पाएगा, तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे, यहाँ पर कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, जिनके साथ कोई भी क्या होगा, रेजिस्टेंस जीन नहीं जुड़ा होगा। जिनके साथ क्या होगा, कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। तो इनके नाम भी हम बता दे रहे हैं, इनको बोलते क्या है। जिनके साथ क्या हो गया है, डीएनए आकर के जुड़ गया है, जिनके साथ डीएनए आकर के जुड़ गया हो, उनको बोल दिया हमने रिकॉम्बिनेंट। उनको क्या बोल दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए। इनको क्या बोल दिया हमने, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। और जिनके पास या जिनके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आकर के नहीं जुड़ा है, जिनके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आकर के नहीं जुड़ा है, उनको हमने क्या बोल दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल दिया भाई उनको हमने, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब इनके पास अभी क्षमता है दोनों प्रकार की एंटीबायोटिक से लड़ने की, लेकिन जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके पास केवल किससे बचने की क्षमता है, एम्पिसिलिन से बचने की क्षमता, टेट्रासाइक्लिन की इसने क्षमता खो दी है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट, ये वाला ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हमारा कैसा होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का समझ रहे हैं आप, पुनर्योगज मतलब होता है। और पुनर्योगज मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसा प्लाज्मिड जिसके साथ हमारा क्या हो सके, वांछित डीएनए जुड़ गया हो। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दी थी, जीवाणु कोशिकाएं डाल दी थी, ठीक है। जब जीवाणु कोशिकाएं डालेंगे तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, जीवाणु कोशिका, मतलब अगली स्टेज बता रहे हैं। तो कुछ जीवाणु कोशिकाओं के अंदर क्या होंगे, हमारे 3 प्रकार की हमारी कॉलोनी बनती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी, कुछ प्रकार की हमारी जीवाणु कोशिकाएं ऐसी होंगी जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आकर के जुड़ा होगा। कुछ हमारी कैसी होंगी, जिनके पास क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट आकर के जुड़ा होगा। और कुछ हमारी ऐसी होंगी जिनके पास क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट आकर के जुड़ा होगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट समझ रहे, जिसके पास दोनों प्रकार की एंटीबायोटिक। और कुछ ऐसी होंगी जिनके पास प्लाज्मिड गया ही नहीं होगा। तो 3 प्रकार की हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जीवाणु कोशिकाएं आएंगी। देखो शुरू से समझो, आपको फिर से बता रहे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखो क्या किया हमने, यहां पर क्या डाला हमने, सबसे पहले हमने प्लाज्मिड लिया।
प्लाज्मिड कैसा है, जिसके पास दो प्रतिजैविक प्रतिरोध है, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए, एक एम्पिसिलिन के लिए। इसकी क्रिया कराई हमने किसके साथ, वांछित डीएनए के साथ, और उसी में डाला क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्रिया कराई। अब जरूरी तो है नहीं है कि हमारा जो वांछित डीएनए वो सबके साथ जुड़ जाए, तो कुछ के साथ जुड़ पाया होगा, कुछ के पास नहीं जुड़ पाया होगा। जिनके साथ जुड़ गया होगा उनको बोल दिया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिनके पास नहीं जुड़ पाया होगा उनको बोला होगा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और आपको यह भी पता है कि जो हमारा वांछित डीएनए है, ये इसका क्या नाम है, वांछित जीन बोल दीजिए या डीएनए बोल दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा वांछित जीन है या वांछित डीएनए है वो किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ जुड़ता है। तो प्लाज्मिड के साथ जब ये जुड़ा तो कहां पर जुड़ता है, जहां पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगे थे, एंटीबायोटिक के खिलाफ जो भी प्रतिजैविक प्रतिरोध बनते हैं उनके लिए जो जीन लगे थे, उस भाग पर आकर के हमारा वांछित जीन जुड़ेगा। अब जिसके साथ जुड़ जाएगा तो उस वाले को इनएक्टिव कर दीजिए, कर देगा या निष्क्रिय कर देगा। अब मान लीजिए हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो टेट्रासाइक्लिन के लिए था, किसके लिए था, टेट्रासाइक्लिन। तो ये काटेगा भी कैसे, टेट्रासाइक्लिन को। तो वांछित जीन कहां पर आकर के जुड़ेगा, हमारा टेट्रासाइक्लिन पर आकर के जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन पर। तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव या निष्क्रिय हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, हमारा निष्क्रिय हो गया। तो ये हमें इतना रिजल्ट मिल गया। अब क्या किया हमने, तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली, एक हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा, एक हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसके साथ हमारा वांछित डीएनए जुड़ गया होगा, एक ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसके साथ वांछित डीएनए नहीं जुड़ा है, ठीक है। अब क्या किया, यहां पर हमने कोशिकाएं डाली, क्योंकि हमें इन प्लाज्मिड को कहां डालना है, कोशिकाओं के अंदर। तो हमने यहाँ पर कोशिकाएं डाली। कौन सी कोशिकाएं, मान लीजिए हमने इकोलाई की डाल दी, इकोलाई जीवाणु कोशिकाएं हमने यहाँ पर डाली। तो अब ये हमारे प्लाज्मिड है वो कोशिकाओं के अंदर जाएंगे। तो देखो हर प्लाज्मिड कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो ये हमने मान लीजिए 3 प्रकार के हमारे केस बनेंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया सेल होंगे जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर क्या होगा हमारा, जिनके अंदर क्या जाएगा हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं जाएगा। तो जिनके अंदर हमारे प्लाज्मिड चले गए उनको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, या स्थानांतरित वाले। और जिनमें नहीं गए उन्हें बोल दिया हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब परिवर्तित होने वाले। इनके अंदर प्लाज्मिड आ गया, इनको ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया, इनके अंदर प्लाज्मिड नहीं आया। देखो 3 केस बने हैं यहाँ पर। पहला केस मान लीजिए ये दूसरा केस मान लीजिए, और ये तीसरा केस मान लीजिए। तो पहला वाला कैसा है हमारा, ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, ये क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट, और ये भी हमारा कैसा है ट्रांसफॉर्मेंट, और ये हमारा कैसा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है हमारा प्लाज्मिड नहीं जाता है, जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं जाता। अब प्लाज्मिड भी 2 प्रकार के थे, एक रिकॉम्बिनेंट वाला था, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला केस हम सेम ले जाते हैं अगले पेज पर, उसी के बाद से आगे कहानी यहाँ पर शुरू होनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 केस बनाने हैं, 3 प्रकार की हमें क्या करनी है यहाँ पर बैक्टीरिया कोशिकाएं बनानी है, ठीक है। अब इन बैक्टीरियाओं के अंदर हमें क्या बनानी है, प्लाज्मिड बनाने हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर तो प्लाज्मिड था ही नहीं, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला था, ये 1 नंबर है, ठीक है। और ये दूसरा हमारा कैसा था, नॉन रिकॉम्बिनेंट था। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें वांछित डीएनए हमारा नहीं जुड़ा है। बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा कैसा था, पहला नंबर था, ये हमारा कैसा था, दूसरा नंबर था, और ये हमारा कैसा था, तीसरा नंबर था, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो अभी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी भी इसके पास क्या है, एक एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता है। किससे, एक एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता है। और जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है इसके पास तो दोनों एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता है। तो क्या करते हैं हम, यहां पर हम कौन सा एंटीबायोटिक डालेंगे, हम यहां पर डालेंगे एम्पिसिलिन वाला एंटीबायोटिक डालेंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कौन कौन सी कोशिकाएं मर जाएंगी, इसके पास कोई एंटीबायोटिक से बचने की नहीं है तो ये सब मर जाएंगे। इसके पास एम्पिसिलिन के लिए भी है, इसके पास भी एम्पिसिलिन के लिए। तो अब हमारे पास 2 प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं बचेंगी। अब हमारे पास क्या होंगी, 2 प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं बचती हैं। क्रम से आप अगर समझते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमारे पास 2 प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं बची हैं। कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी जीवाणु कोशिकाएं बची हैं,
एक वो जो रिकॉम्बिनेंट है, एक जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये हमारी कौन सी थी? रिकॉम्बिनेंट थी। ठीक है, जिसमें ग्रीन कलर ये कोटिंग दिख जाए वो रिकॉम्बिनेंट है हमारी। ये वांछित डीएनए लगा है बेटा यहाँ पर, बेटा बेटी भैया चाचा जो भी हो आप लोग, तो आप इतना समझ लेना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के केस हैं। कौन कौन से केस थे? ये हमारा दूसरा वाला था और ये हमारा पहला वाला। इसमें हमारे पास किसके लिए? ये जो पिंक कलर से दिख रही है वो एम्पिसिलिन के लिए है। ये जो स्काई ब्लू कलर की है, आसमानी कलर की दिख रही है, कलर उसमें दिख रहे हैं, आप समझ लेना कि यहाँ पर जो हमने लगाया था वो टेट्रासाइक्लिन के लिए था। किसके लिए था? टेट्रासाइक्लिन। इतना क्लियर है? अब हमारे पास ये दो केस बच गए। अब क्या करेंगे? इनको हम एक प्लेट पर फैलाएंगे, इनको करेंगे प्लेट पर ग्रो कराएंगे। ये जो हमारी जीवाणु कोशिकाएं हैं, इनको क्या करते हैं? एक प्लेट पर अब क्या करेंगे? वृद्धि कराएंगे इनकी। ठीक है, ये प्लेट है। अब क्या करते हैं? थोड़ा इनकी साइज छोटे कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कि रिकॉम्बिनेंट से क्या पता चलने वाला हमें और नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या पता चलने वाला है। इतना पता हो जाएगा भाई तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इतना तो आपको हर हालत में पता होना चाहिए। ये मान लीजिए यहाँ एक हमने प्लेट ले ली। ठीक है, ये क्या हमारी एक प्लेट है। ठीक है, इस पर हमने क्या डाल दिया? इतना न्यूट्रिशन डाला जिससे ये क्या कर सके? ग्रो कर सके, यहाँ पर वृद्धि हो सके। ये क्या है हमारी? ये जीवाणु कोशिकाएं हैं। यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? इनकी वृद्धि करा रहे हैं। ये क्या है? प्लेट पर हमने इनकी वृद्धि कराई। ठीक है, इसके आगे का स्टेप है, यहाँ पर इनकी वृद्धि करा रहे हैं। अब जब क्या करेंगे? इसमें ऊपर से हम क्या डाल देंगे? इस पर डाल देंगे हम क्या? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए जीन डाल देंगे, या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल देंगे। अब क्या डाल देंगे? टेट्रासाइक्लिन के लिए एंटीबायोटिक डाल देंगे। एंटीबायोटिक होगा वो क्या करेगा? जिनके पास भी टेट्रासाइक्लिन होगा वो तो बच जाएंगे, जिनके पास टेट्रासाइक्लिन वाला जीन नहीं होगा वो मर जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी ये जो कोशिकाएं थी, ये जो जिनमें ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, हल्का सा नहीं दिख रहा है, इसको करते हैं पूरा ही ग्रीन कलर करे दे रहे हैं ताकि आप ये जो ग्रीन वाली है भाई देखो, ये ग्रीन वाली है, इन ग्रीन वाली को क्या बोला था हमने? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोला था? रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट के पास क्या क्या था? रिकॉम्बिनेंट के पास क्या क्या था भाई? रिकॉम्बिनेंट के पास था हमारा केवल एम्पिसिलिन से बचने के लिए, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए उसके लिए जीन बचता। टेट्रासाइक्लिन वाला तो नष्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा वांछित डीएनए या वांछित जीन आकर के जुड़ गया था। ठीक है, तो जो हमारी एंटी वो क्या थी? रिकॉम्बिनेंट थी या पुनर्योगज वाली कोशिकाएं थी, उनमें क्या था? केवल एम्पिसिलिन से बचने के लिए जीन था, टेट्रासाइक्लिन से नहीं। हमने यहां पर क्या किया? क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर क्या किया हमने? क्या करते हैं? एक काम और करते हैं इसके पहले। जिस प्रकार से ये प्लेट हमने लगाई है, इसी प्लेट को क्या करेंगे? एक दूसरे प्लेट से चिपका करके इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ताकि सेम जगह पर वही चीज हमें मिल जाए। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने इसके ऊपर एक प्लेट लगाई ऐसी और इसको प्लेट को अलग कर लिया, तो इसके सामने यही लग जाएंगे, सेम सेम उसी के सामने लग जाएंगे ना। जैसे इस प्लेट को ऐसे अलग किया तो इसके सामने इसी वाले ये वाले लग जाएंगे, यहाँ पर ये वाले लग जाएंगे। तो क्या करते हैं हम? अब इसमें डाला हमने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो केवल कौन कौन सी कोशिकाएं बचेंगी? केवल वही कोशिकाएं बचेंगी जिनके पास इससे बचने के लिए क्या हो? जीन हो। तो ये सब कोशिकाएं क्या होंगी हमारी? ये सब कोशिकाएं क्या होंगी हमारी? खत्म हो जाएंगी। अब ये कोशिकाएं खत्म हो गई, इनका मतलब ये है कि इनके साथ हमारा वांछित डीएनए जुड़ा हुआ था। इनके साथ क्या था? हमारा वांछित डीएनए जुड़ा हुआ था। मतलब ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं की हमें जरूरत है। अब कहोगे आप तो ये मार दी आपने, ये मार नहीं दी, केवल इनसे हमने पता किया। हमने दूसरे प्लेट में भी तो इनकी वृद्धि करा रहे हैं ना हम साथ में, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने स्थान में, इतने स्थान में जो भी कोशिकाएं हैं इन्हीं के पास हमारा वांछित जीन जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं कोशिकाओं को निकाल करके इनकी वृद्धि करा लेंगे। देखो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल गया होगा, फिर से बताते हैं। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास क्या क्या था? एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए जीन था, और क्या था? हमारा वांछित जीन था। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास क्या था? नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास था टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए भी जीन था, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो समझते हो ना, जो बैक्टीरिया को मार दे वो होते हैं एंटीबायोटिक। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए जीन था और एम्पिसिलिन से बचने के लिए भी जीन था। तो मान लीजिए इस प्लेट पर हमने क्या डाला? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला तो जो रिकॉम्बिनेंट था उनके पास तो इससे बचने के लिए कोई जीन ही नहीं था। ठीक है, इसी तरीके का सेम हम दूसरे प्लेट पर ग्रो करा रहे वृद्धि, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस स्पेस की
ये सब रिकॉम्बिनेंट वाली है इस स्पेस की। अब ऐसा नहीं है सब मिक्स होंगी, हमने तो अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, बस उससे हमें पता चल जाएगा इस जगह पर रिकॉम्बिनेंट वाली है, इस जगह पर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। तो क्या होता है, हमने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन, तो जितनी भी हमारी रिकॉम्बिनेंट होगी वो सब मर जाएंगी, उस जगह पर खाली स्थान हो जाएंगे। उस जगह पर जब खाली स्थान हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जहां जहां पर भी खाली स्थान है उसी के सामने वाली जस्ट अपोजिट वाली देख लेंगे कि अच्छा यहाँ इसके सामने खाली स्थान है, मतलब ये कौन सी है हमारी रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें वांछित जीन है इस बैक्टीरिया में। तो वो वांछित जीन हमें चाहिए था, तो वो वाली बैक्टीरिया हम निकाल लेंगे। इन बैक्टीरिया का कोई उपयोग नहीं होता तो इनको वहीं पड़ा रहने देंगे, इनका कुछ नहीं करेंगे। इन वाली कोशिकाओं को हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो जहां पर मर गई थी उनको हम निकाल लेंगे। उनको अब कहोगे मरी मराई कैसे निकाल दी, फिर बता दें हमने कि एक प्लेट में हमसे चिपका करके अलग करके इसी तरह कई कॉलोनी चली गई थी। अब बैक्टीरिया तो बहुत बड़े तो होते नहीं है, इतने छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं। इनको एक प्लेट में ऐसे चिपकाएंगे तो इसी के जस्ट सामने वाली चिपक के उसके साथ तरफ आ जाएगी, इतना तो पता है ना। और कॉलोनी ऐसे नहीं बन जाती, इतना बड़ा बड़ा एरिया होता। अब इस एरिया में एक ही प्रकार की कॉलोनी बनेगी, एक ही प्रकार की वृद्धि करेंगे जाति। तो मान लीजिए हमने एक प्लेट से चिपकाया तो 2-4 इसमें चिपक गए, कुछ उसमें रह गए। आ रहा समझ में? कुछ बच्चों को यही डाउट हो रहा होगा कि जब हमने ऐसे चिपका लिए तो ये वाले चिपक के उस प्लेट पर चले होंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमने वहां पर थोड़ा डायग्राम बड़े बनाए इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए प्लेट ऐसी थी, ठीक है, अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वाले थे इस प्रकार से, इतने हमारे पास थे, ठीक है, इतने थे हमारे पास। अब हमने क्या करा, इनकी वृद्धि कराई। तो वृद्धि कराने के बाद इन्होंने अपने आसपास खूब सारे अपने प्रकार के बैक्टीरिया तैयार कर लिए, क्योंकि खूब सारे कर लिए अपने तरह की, ऐसी कॉलोनी बन गई। कॉलोनी आपको पता क्या होती है, एक ही प्रकार की जाति हो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वाले इकट्ठे हैं, कहीं पर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले इकट्ठे हैं, तो ऐसी कॉलोनी बन जाएंगे। तो प्लेट में हम चिपकाएंगे तो ऐसा तो नहीं है पूरे चिपक के चले जाएंगे, तो हर एक कॉलोनी से मान लीजिए 2-2-3-3 चिपक गए और 2-2-3-3 यहाँ पर बच गए। तो जिस कॉलोनी में बैक्टीरिया मर जाएंगे, जिस कॉलोनी के बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसी कॉलोनी के जस्ट सामने वाली कॉलोनी में हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे कि ये बैक्टीरिया हमें चाहिए। तो उन्हीं बैक्टीरिया को हम निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, उनको उत्पादन करेंगे और ज्यादा मात्रा में उनका उत्पादन करेंगे, क्योंकि उसी के पास क्या है, हमारा वांछित जीन है। तो सेलेक्टेबल मार्कर आपको समझ में आया क्या है? इतनी कहानी कुछ नहीं है, बस केवल इतने के लिए करें। सेलेक्टेबल मार्कर ये जो हमारे जीन है ना, ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। क्यों? क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन को काटा, तो ये किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन जब एक्टिव नहीं रहा या इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, तो इसका मतलब था इसके साथ क्या जुड़ चुका है, वांछित डीएनए जुड़ चुका है। तो ये टेट्रासाइक्लिन चिल्ला करके बताता है देखो भाई हमें काट दिया गया है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर कोई दूसरा आ गया है, समझे? तो टेट्रासाइक्लिन चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या जुड़ गया है, आपका वांछित डीएनए जुड़ गया है, जो इतनी सब प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आया। और ये सबसे ज्यादा कठिन प्रोसेस तो आपको लगी ही होगी, ये प्रोसेस पूरी आपको कठिन तो लगी ही होगी। इसको थोड़ा सा एक बार और वीडियो आप रिपीट करेंगे तो फिर देख लेंगे। चलो हम फिर से वर्बली जल्दी से रिपीट कर दे रहे, क्योंकि यही इस वाले पूरे लेक्चर में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सेलेक्टेबल मार्कर हम पहचानते कैसे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 15 मिनट फिर से जाने वाले हैं आपके, 10 या 15 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर हम पहचानते कैसे, तो सबसे पहले हमने प्लाज्मिड लिया, ठीक है, उस प्लाज्मिड में क्या होते हैं, एंटीबायोटिक से बचने के लिए जीन होते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है सबके पास क्या होता है, एंटीबायोटिक से बचने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है या कुछ इंतजाम होता है कि वो एंटीबायोटिक से बच सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी प्लाज्मिड था, उसके पास किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए विशेषता होती है और एम्पिसिलिन से, ठीक है। तो आपको बता दें कि जहां पर भी हमारे ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, वही क्या होता है, हमारा क्लोनिंग साइट होता है। अब क्लोनिंग साइट ही बताना है इसके बाद, अगला पॉइंट क्लोनिंग साइट है। तो क्लोनिंग साइट वह स्थान होते हैं जहां पर आकर के हमारा वांछित जीन या डीएनए जुड़ेगा। अब आप खुद ही समझिए कि जैसे मान लीजिए ये जगह है, ये है, यहां पर पहले कोई और रह रहा था, यहां पर हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रह रहा था। अब इसकी जगह पर आकर के इसको यहां पर इसको काट देंगे। जब इसको काट देंगे तो ये तो निष्क्रिय हो जाएगा ना। जब इसको अलग ही कर देंगे वहां से तो उसका कोई अस्तित्व तो रह नहीं जाएगा। अब इसके बाद हमने मान लो यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हमारा वांछित जीन जोड़ दिया या डीएनए जोड़ दिया। जब इसको टेट्रासाइक्लिन को कट कर देंगे वहां से तो वो जीन काम नहीं करेगा, तो वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचा नहीं पाएगा खुद को। तो टेट्रासाइक्लिन ही बताता है चिल्ला करके, देखो भाई हमारी जगह पर आपने जीन जोड़ दिया है, इसलिए अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया ये क्यों मर गई थी ये वाली,
रिकॉम्बिनेंट क्यों मर गई थी? क्योंकि इनके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन था उसकी जगह पर हमने एक डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, इसलिए ये मर गई थी। इनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन था वो क्या हो गया था? इनएक्टिव हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। समझे आप? तो ये आपको अब शायद समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो एक दो बार लेक्चर थोड़ा सा पलटा करके देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। ORI के साथ संवाहक को बरण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है। मतलब ORI के अलावा प्लाज्मिड में ये भी तो होना चाहिए क्या? सेलेक्टेबल मार्कर। उससे क्या होता है? उससे पता चल जाता है कि भाई डिजायर्ड जीन हमारा जुड़ गया है। अब पता चला जुड़ा है नहीं, हम बनाए जा रहे हैं उत्पाद, उससे कुछ निकल नहीं रहा, मेहनत बर्बाद हमारी। तो प्लाज्मिड के पास एक व्यवस्था होती है जो चिल्ला करके कहती है कि देखो भाई अभी वांछित जीन नहीं जुड़ा है तो आप मेहनत ना कीजिए, पहले वांछित जीन जोड़िए, दोबारा से फिर प्रोसेस कीजिए। जो करती है अरूपांतरजनों या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट समझ में आए थे, जिनमें क्या होते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं पहुंच पाते हैं की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो, और रूपांतरजनों की चयनात्मक वृद्धि होने दे। रूपांतरजन क्या होते हैं? हमारे ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषित जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होती है? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या मान लीजिए प्लाज्मिड है हमारा, जब वो दूसरी बैक्टीरिया में पहुंच जाए तो वही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा। अब यहां पर सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देखो ये दिए गए यहां पर कुछ एग्जांपल, ये सब एंटीबायोटिक जीन होते हैं जो क्या होते हैं? ई कोलाई के लिए उपयोगी होते हैं, और ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह उपयोग में भी आते हैं और सेलेक्टेबल मार्कर इन्हें माना भी जाता है। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैव के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। क्लोनिंग साइट आपको बतानी थी, क्या बतानी थी? क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग स्थल। देखो क्लोनिंग साइट होती क्या है? क्लोनिंग साइट आपको बताया, क्लोनिंग साइट वह स्थान होता है प्लाज्मिड का जहां पर हमारा वांछित जीन आकर के जुड़ता है, वही उसकी क्लोनिंग साइट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन स्थल भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट भी उसी को बोलते हैं। समझे आप? जैसे कि ये हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड को यहां से काटा, काटने के बाद यहां पर जो हमारा ये नया वांछित जीन या डीएनए आकर के जुड़ा है, इसी को हमने क्या बोल दिया? क्लोनिंग स्थल या रेस्ट्रिक्शन स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। ये तो आपको पहले भी बता चुके थे कि एक प्लाज्मिड में तो कट अपने मतलब प्लाज्मिड में कट बनवाने के लिए काफी जगह होती है, लेकिन जो हम एंजाइम यूज करते हैं उसमें केवल यही क्षमता होनी चाहिए कि वो प्लाज्मिड को केवल एक जगह से काट पाए। अगर जो हमने एंजाइम यूज किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई, अगर वो कई जगह से काट देगा तो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये क्या होगा? तार तार हो जाएगा। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होते हैं, पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। फिर जीन क्लोनिंग नहीं हो पाई अगर ये बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा तो। विजातीय डीएनए, विजातीय मतलब होता है दूसरी जाति का। दूसरी जाति क्या? जिसका जीन हमें चाहिए है, तो वांछित जीन बोल दीजिए, चाहे विजातीय जीन या डीएनए बोल दीजिए। विजातीय डीएनए का बंधन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। विजातीय डीएनए का जो बंधन होता है, जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उनकी जगह पर इनको जोड़ा जाता है। जैसे आप विजातीय डीएनए को संवाहक, संवाहक कौन सा? PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी रेजिस्टेंस के स्थान पर जोड़ सकते हैं। देखो हमने वैसे भी टेट्रासाइक्लिन के पास ही जोड़ा था, एनसीईआरटी के कहने से हमने माना भी नहीं, ठीक है। तो हमने कौन से प्लाज्मिड? PBR का नाम आपको बता दिया, प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिग्यूज, और 322 मतलब जो लैब नंबर भी हो सकता है या उसका एक्सपेरिमेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, PBR 322, इसके बारे में तो आपको हर हालत में पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन इंसर्शन से समाप्त हो जाता। देखो हमने क्या किया, अगर हमने क्या जोड़ा, बाहर से कोई डीएनए जोड़ा तो टेट्रासाइक्लिन कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन रूपांतरजन को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्युगत से अभी भी चयन कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम? एम्पिसिलिन माध्यम पर फैला करके जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट से नहीं बचेगा ये, इसको टेट्रासाइक्लिन ही डालेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास तो पहले से ही दोनों है, तो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजनों को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया। अच्छा हाँ, पहले इन्होंने कहां डाला? एम्पिसिलिन माध्यम पर डाला।
एम्पिसिलिन माध्यम पर डालने से क्या हो गया था, हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गए थे। फिर जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट बचे थे उनके ऊपर डालेंगे हम क्या क्या डालेंगे हम, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन डालने से हमारे क्या मर जाएंगे, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट थे, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पर रिकॉम्बिनेंट थे। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन वर्धन मतलब होता है वृद्धि करना, वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो दोनों जगह पर वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता है। इस मामले में एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन रूपांतर जनों के चुनाव में सहायता करता है। देखो यहां पर ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के बताती है। आपको केवल एक क्रम में चलना है, और वो क्रम में आप कैसे चल पाओगे, वो क्रम में आप चल पाओगे जब इस पूरी प्रोसेस को समझोगे, इस पूरी प्रोसेस को। और आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेंट पता होना चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट पता होना चाहिए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पता होना चाहिए, और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के काम भी पता होने चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो। बाकी क्या होता है, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर कंप्लीट होने से पहले एक दो चीज और बतानी है आपको। अभी तक क्या था हमारा, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ये सब किस पर किए हैं, बैक्टीरिया पर किए हैं। क्या किए थे, बैक्टीरिया पर। तो देखो जो डीएनए होता है हमारा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का। तो वो सीधा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता हमारी कोशिका के अंदर, तो उसको प्रवेश कराने के लिए हम हीट एंड शॉक मेथड का उपयोग करते हैं। अब ये हीट एंड शॉक मेथड क्या होता है, पहले गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, ये सब प्रोसेस होती है। मतलब उसको पहले 40-45 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, फिर उसको बर्फ पर रख दो। तो ये होते हैं हीट एंड शॉक मेथड। तो इसको हम ओरली आपको समझा दे रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, चाहे तो इसको कर लीजिए, रिकॉर्ड करके सुन ही लीजिए। ठीक है, वीडियो सीधा सुन ही लीजिए। ठीक है, क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वो कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं हम, इसकी क्रिया कराते हैं हम किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। चलो हम बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, ये हमारी क्या है, कोशिका है, और ये हमारा क्या, वांछित डीएनए है। क्या है, वांछित डीएनए या प्लाज्मेट ही मान लीजिए। ठीक है, और थोड़ा दूसरे कलर से बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। ये मान लीजिए हमारा वांछित डीएनए है। क्या, हमारा वांछित डीएनए। ठीक है, ये कोशिका तो आपको समझ में आ गई, ये हमारी क्या है, कोशिका, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल। और इसके साथ इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो आपको पता है, देखो ये सब साथ में है। कैल्शियम क्लोराइड किस भागों में टूट जाता है, Ca+2 में और 2Cl- में। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, प्लस आयन में है, और डीएनए आपको पहले से पता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता। तो प्लस और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाएगा, या सीधा यहीं पर आकर के जोड़ देंगे हम इसको, हाँ जोड़ ही देते हैं। इस कैल्शियम के साथ क्या होता है हमारा, इस प्रकार से, और इसके आसपास क्या होते हैं हमारे कैल्शियम आयन। पहली बात तो इसको अलग करें, इसका कोई काम नहीं समझ में आ रहा हमें। इस प्रकार से क्या होते हैं हमारे कैल्शियम आयन इसको घेर लेते हैं। ठीक है, जो करते हैं इसको साथ में कोशिका के अंदर प्रवेश कराने में सहायता करते हैं। अब कोशिका में प्रवेश कैसे कराते हैं, या हीट एंड शॉक मेथड का उपयोग क्यों करते हैं। इसको क्या करते हैं, जब कोशिका को पहले गर्म करेंगे, फिर बर्फ पर रख देंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर बर्फ पर रख देंगे, तो इसमें क्या होते हैं, पोर से जनरेट हो जाती है, छिद्र से बनने लगते हैं, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, हमारा Ca+2 डीएनए को अंदर ले जाता। तो ये होता है हीट एंड शॉक मेथड, बहुत कठिन नहीं था। तो ये समझ में आया आपको, डीएनए को कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के लिए हम क्या कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, और इसको पहले क्या करेंगे, ताप देंगे, फिर इसको बर्फ पर रखेंगे, फिर ताप देंगे, फिर बर्फ पर रखेंगे। ऐसा करने से ही हमारा डीएनए जो होता है वो क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इतना हो गया। तो ये था हमारा हिट एंड शॉक मेथड, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद होता है हमारा, आपने सुना होगा जीन गन और बायोइलेक्ट्रिक, इन सब के बारे में। और वो तो आपको बता ही चुके पहले कि बैक्टीरिया में तो हमने प्लाज्मिड की सहायता ले ली, प्लांट में और मनुष्य में कैसे हमारा डीएनए जाता है, वांछित डीएनए। तो देखो प्लांट में जाता है टीआई बैक्टीरियम की सहायता से, और किसमें बोलते हैं, हमारे प्लांट में तो चला गया हमारा, प्लांट में किसके द्वारा चला गया, हमारा टीआई बैक्टीरियम के द्वारा। और मनुष्य में किसके द्वारा जाता है, मनुष्य में किसके द्वारा जाता है, हमारा रेट्रोवायरस के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, रेट्रोवायरस के द्वारा। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जीन गन और बायोइलेक्ट्रिक गन का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है, और एक माइक्रो इंजेक्शन का भी उपयोग करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, सीधा पतली सी निडल के द्वारा हम सीधा कोशिका के अंदर डीएनए पहुंचा दें, तो वो माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस। जैसे आपको इंजेक्शन लगता है, सीधा इंजेक्शन के थ्रू ही आपको दवाई अंदर पहुंचा दी, वो माइक्रो इंजेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, कोशिका के अंदर सीधा डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारी जीन गन या बायोइलेक्ट्रिक गन वाली प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं,
टंगस्टन या सोने के हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं और उन पार्टिकल के ऊपर क्या करते हैं, डीएनए को लपेट देते हैं। क्या करते हैं, डीएनए जो हमारा वांछित डीएनए उसको लपेट देंगे और डायरेक्ट क्या करते हैं, बंदूक से गन से शॉट नहीं मारते, तो सिर्फ क्या करते हैं, गन से शॉट मारेंगे, कोशिका के अंदर सीधा हमारा डीएनए इंसर्ट करा देंगे। तो ये होता जीन गन या बायोलिस्टिक गन। तो ये बहुत कठिन नहीं था, तो इतना क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। मेन टॉपिक था हमारा क्या, क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, तो ये आपको ये आना चाहिए, ये इनके बारे में क्या है हमारा, ये प्लाज्मेटा, पीबीआर प्लाज्मेटा। ठीक है, इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी सारी है हमारी, हिंड, थर्ड, इको R1, बाम, साल1, पीबीयू, एसटी। तो इसमें ये हमारी कितनी सारी हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये सब हमारी क्या, क्लोनिंग साइट मान लीजिए, रेस्ट्रिक्शन साइट मान लीजिए। ठीक है, उसमें ORI भी है हमारा। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है हमारा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन भी है। इतना क्लियर है यहाँ पर। तो क्या है हमारा, ये हमारा पीबीआर है, इसका नाम हमने आपको बता दिया। तो बॉलीवर और रोड्रिगेज दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने नाम पर, और पीबीआर क्या था, पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मेट है हमारा। ठीक है, तो ये चैप्टर नहीं, सॉरी, ये टॉपिक हमारा क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, टॉपिक तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी चैप्टर नहीं हुआ। चैप्टर क्या होगा, अगले लेक्चर में और जाएगा। अगले लेक्चर में क्या होगा, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, और इसका 1 शॉट भी इसके साथ ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या देते हैं, एक बड़ा सा थैंक यू देते हैं और आपसे विदा लेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट कर दीजिए, जो आपको बहुत अच्छा लगा उसको आप क्या कर दीजिए, वो उसको भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। और लाइक तो करके जाए कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।